आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 40 दिन के राजकीय शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा भी कर दी गई है। खामनेई की मौत के बाद ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और यानी कि IRGC ने दुख जताया। ठीक है, तो अभी हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं डॉक्टर AP सावरिया, पूर्व राजनायक, और प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। AP सावरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि ईरान पर 2 देशों ने हमला किया है, इजराइल और अमेरिका, और बदले में जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 9 देशों पर हमला कर दिया और ईरान की तरफ से लगातार ये हमले जारी है। कैसे देखते हो आप इस पूरी वॉर सिचुएशन की, अगर बात करें हम? प्रीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर एक लड़ाकी पार्टी को कहूंगा कि वो रिस्ट्रेन यूज करे जी। ये जो युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है। जिस तरह से 120 स्कूल के बच्चे मारे गए, सिविलियन मारे जा रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं यहाँ पे दिख पा रहा है। जिस तरह से अटैक हुआ अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बातचीत तो चालू थी, अभी बातचीत टूटी भी नहीं थी। और जिस तरह से मकसद है अमेरिका का कि मैं रिजीम ही वहाँ पे चेंज कर दूं, तो आज उन्होंने खामेनेई को तो नास्ते नाबूद कर दिया। ये तो पक्का ही है कि अमेरिका जिसके पीछे पड़ता है उसको छोड़ता ही नहीं, बिल से ढूंढ के भी मार देता है। लेकिन खामेनेई के मृत्यु के बाद जिस तरह का उबाल उस कंट्री में दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो रिजीम बदलने का तो कोई हालात भी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक जियो पॉलिटिक्स में एक, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा कि दादागिरी है कि जो मैं कहूं तो सही है, दूसरा कहे तो सही नहीं है। अब ईरान के पास तो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं मिले, वो तो इनरिचमेंट ही करने के लिए कह रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही थी। और उसके ऊपर जिस तरह का अटैक किया है और सिविलियन मारे जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी अब की बार तो हद कर दी है अपनी ताकत दिखाने के लिए। 9 और 11 जो अमेरिका के सपोर्टर कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, बट जिस तरह से ये इनकी 2 लोगों की लड़ाई में 9 कंट्री उलझ गए। आज दुबई में जहां हमारे लाखों आदमी रह रहे हैं, उन लोगों पे भी ड्रोन अटैक हो गए हैं, इराक में भी अटैक हो गए हैं। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? इस तरह का युद्ध नहीं चाहिए। जो भी चीज हो बातचीत से होनी चाहिए, और जो भी इंटरनेशनल लॉ हैं उनको हमें अवॉइड बाय करना चाहिए। और अभी यूएनओ, मैं तो बार बार आपके चैनल से भी कह चुका हूं कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो किसी काबिल भी नहीं रही है। स्कूल के बच्चे मारे जा रहे हैं। और अब खामेनेई की मृत्यु के बाद जिस तरह से ईरान ने कस्में खाई हैं, 4 या 5 कस्में खाई हैं कि मैं नेतन्याहू को भी खत्म कर दूंगा, तो ईरान इस वक्त पूरा जोर लगा करके उन पूरी देखिए, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, उस पर अटैक ना वो ईरान कर सकता है, और अमेरिका के लिए भी इतनी दूर से आके लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पूरी सृष्टि के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, अब देखिए आने वाले समय में सब लोग का, जिस तरह से तेल जो है, कच्चा तेल है, जिस रूट से वो आता है, आज उन्होंने अमेरिका के जहाज को भी रोक दिया है। ईरान को हम लाइटली नहीं ले, अमेरिका को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बट मानता हूँ अमेरिका की पावर बहुत ज्यादा है, बट इस तरह से सिविलियन को मारना, उनको भी रिस्ट्रेन कर लेना चाहिए। एक जो मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप का था कि मैं खामेनेई को मार दूंगा, लेकिन दूसरा मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि जनता में रिजीम बदलने के लिए अटैक से कोई रिजीम नहीं बदलता, लोकल जनता भी उसके साथ होनी चाहिए। अब ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं ईरान के साथ हूं, तो कैसे वो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मार के उनके साथ होगा? तो मैं ये कह रहा हूं और प्रार्थना करता हूं सब पार्टियों से कि आने वाले समय में इस युद्ध को बहुत जल्दी से जल्दी बंद कर लें, क्योंकि सिविलियन डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में वर्ल्ड प्रेशर भी आएगा ट्रंप के ऊपर, बिकॉज तेल जिस तरह से बंद हो गया,
30% तेल इसी इलाके से निकल रहा है, और वो बंद होने के बाद में हाहाकार मच जाएगा। और उस प्रेशर में फिर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस चीज को बंद कर देंगे। तो मैं कह रहा हूं उससे पहले इसको बंद कर दें और इसको एस्केलेट ना करें। ये युद्ध का समय नहीं है, भारतवर्ष के मुताबिक ये बुद्ध का समय है। जी 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 जी। मनोज कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे सावरिया जी ने कहा कि बातचीत से हल होना चाहिए था, कोई भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी हो तो वो बातचीत से हल हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे लग नहीं रहा ये सब कुछ हल होगा। तो आप मानते हो कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, और इस फेलियर का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी चीज अचानक नहीं होता, और आज जो ईरान के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो अचानक नहीं है। इसकी रणनीति बहुत पहले से बनाई जा चुकी थी, और उसका एग्जीक्यूशन कब और कैसे किया जा रहा है उसमें आज अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं। तो आप इसके इतिहास में जाना होगा, 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, उस समय से लेकर लगभग 37 ईयर्स, 1989 में ये खोमेनी वहाँ के शासक बने थे, और उस समय से लेकर अभी तक 37 साल तक जिस तरीके से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के नाम पे वहाँ पे एक अमेरिका के साथ और खास करके इजराइल के साथ जो एक इम्पैक्ट फैक्टर्स जो वहाँ से दिख रहा था, वो कहीं न कहीं अमेरिका के हेजेमनी को और इजराइल के हेजेमनी को चैलेंज कर रहा था। और उसी के तहत इसके बीच में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से न्यूक्लियर फॉर्मेशन के नाम पे जिस तरीके से उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको समाप्त किया गया। और उसी के बाद से ऐसा नहीं था कि आज के डेट में जो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं जो अमेरिका के एलाई हैं, वो कहीं न कहीं एक बैक डोर से कम्युनिकेशन कर रहे थे। और अभी यूएनओ में जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ता ने जैसे बताया, वो सारी चीजें विफल हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय फेल्योर तो है, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ का भी फेल्योर है। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से अमेरिका ने हर जगह पे अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, और उसका जो मोटिव है मेन है कि हम किस तरीके से ऑयल पे कंट्रोल करें, चाहे हम वेनेजुएला की घटना को ले लें या अभी ईरान में जिस तरीके से अभी जो ऑपरेशन किया गया और खोमेनी को मारा गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और ही स्थिति और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान में हम सब जानते हैं कि वहाँ का जो आर्टिकल 111 है, जो ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की कैजुअलिटी हो जाती है तो तुरंत उसका किस प्रकार से वहाँ का नेतृत्व सेकंड लीडरशिप कमांड को दिया जाता है। और उसी के अनुरूप जिस तरीके से ईरान ने लगभग आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के हर उस देश पे अटैक किया है जहाँ पे अमेरिका के यूएस के जो आर्मी बेस है। तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगी, क्योंकि आज ईरान अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। और ये हम सब जानते हैं कि नो डाउट आज अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से तकनीकी के माध्यम से और अपने मिसाइल्स के माध्यम से इन सब चीज़ों को समाप्त करेंगे, लेकिन इसका जो वर्ल्ड में जो क्राइसिस होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें एक रीजनल ये कन्फ्लिक्ट्स और तेजी में आएगा। और ईरान ये कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये युद्ध एस्केलेट करे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश इन्वॉल्व हो, ताकि तभी जाके हम यूएस के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और राजनीति के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के डेट में एनर्जी सेक्टर्स में बिना तेल का किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था वो चल नहीं सकता। और हमें पता है कि ईरान पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है जिस तरीके से, जो उसका रूट है, हम जिस वे की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छड़ी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और किस प्रकार से इसे हम निकलते हैं। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें अमेरिका भी पीछे नहीं हटने वाला है और इजराइल भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है उसमें ये लोग भी करेंगे। और आने वाले समय में जो मुझे दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं वो सब कहीं न कहीं एक तरीके से ईरान के खिलाफ खड़े होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ईरान ने भी जिस तरीके से उनके सिविलियन एरिया में जो अटैक करना शुरू किया है, वो कहीं न कहीं एक तरीके से जो अमेरिका का जो ट्रैप था उसमें ईरान पूरी तरीके से फंसते हुए जा रहा है। जी जी जी। सावरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, और ऊपर से ईरान जो है, जैसे हमने पहले भी बात करी, वो भी अलग अलग देशों पर हमला कर रहा है, अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो अबू धाबी है, चाहे दुबई है, चाहे कतर है, हर जगह पर हमले ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और अब आपको क्या लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो इन्हीं हमलों को हथियार बनाकर ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं? नहीं प्रीत जी, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो पहले दिन से ही कसम खाई है, और जैसे प्रोफेसर मनोज जी ने बड़ी सही बात की कि ओवरनाइट अटैक नहीं हुआ है, इसके बारे में बहुत सालों से प्लानिंग हो रही है। और पहले भी ईरान के ऊपर काफी उन्होंने प्रेशर डाला, अटैक किया वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह से अब की बार ये एक्शन लिया गया है,
और खोमेनी की मौत हो गई है। खोमेनी ईरान के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज थी। और जो आज जो हम लोग वहाँ मातम मना रहा है पूरा का पूरा कंट्री, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी मातम मना रहे हैं। तो जिस तरह से ट्रंप को तो कोई बहाने की जरूरत ही नहीं है। उसने तो आज उनकी यूएस फोर्स ने, आर्म्ड फोर्सेस ने कह दिया कि जो राष्ट्रपति जी ने हुक्म दिया था हमने उसको पूरा कर दिया है। लेकिन अब आई डोंट नो ट्रंप के एडवाइजर कौन कौन है। अब जो अमेरिका है, जो अमेरिकन लोग हैं, वो कहने लगे हैं कि ट्रंप चाहता क्या है, क्योंकि अब अमेरिकन को भी खतरा हो गया। जितनी भी कंट्री विद अलाइड कंट्रीज हैं और उनके ऊपर अटैक ईरान ने। अब ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है कि उसके प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठा के ले आओ और जेल में डाल दो। ईरान एक कंट्री है जो मरना और मारना जानता है। और अब जिस तरह से खुमैनी की डेथ के बाद में सेकंड इन कमांड आ गए हैं और उन्होंने कसम खाई हुई है कि हम इसका भरपूर बदला लेंगे। और राइटली उस कसम से पहले ही उन्होंने 9 कंट्रीज पे मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। देखिए, बुर्ज खलीफा के पास अटैक हो गया, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां से चंडीगढ़ से जहाज जाते हैं, सारी दुनिया से जहाज आते हैं, सारा हजारों फ्लाइट्स वहां से निकलती है, वहां पे अटैक हो गया। और इराक के अंदर जहां के अमेरिकन बेस है, वहां पे तो ईरान की क्षमता उतनी छोटी नहीं है जितनी कि वो वेनेजुएला की सोचते हैं। बट इकोनॉमी और वो जो कहते हैं वन मैन शिप वाली जो बात ट्रंप की है, लेकिन अमेरिकन लोग भी इसको अब अच्छा नहीं मान रहे हैं। बट जिस तरह से ये चल रहा है, मैं चाहता भी हूँ आने वाले समय में, मुझे लगता है कि ये युद्ध जो है लोकल फायरिंग होकर के मिडिल ईस्ट की, इट कांट एस्केलेट मच मोर देन दिस। बिकॉज देखिए, आप टर्की की तरफ देख लीजिए, चुपचाप पोर्टिंग गाइड से कोई किसी तरह का सपोर्ट की बात नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो भी दे आर कीपिंग देयर फिंगर क्रॉस्ड, वो कोई किसी के साथ में नहीं जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बेहद ही संवेदनहीनता की चीज है। सिविलियन को मारने का समय ये नहीं होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और अब पब्लिक प्रेशर इतना आएगा, पूरा प्रेशर, एनर्जी का जो डैमेज होएगा, सारे के सारे तेल रुक जाएंगे, गैस रुक जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। फिर अल्टीमेटली ट्रंप को इस पे रोकना ही पड़ेगा। और अब तो ट्रंप ने कह भी दिया है कि मैं रिजीम नहीं बदलना चाह रहा हूं। तो धीरे धीरे वो सब बात समझ, अमेरिकन लोग इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि अमेरिकन को भी बहुत खतरा, बहुत सारे अमेरिकन मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, उनको बहुत खतरा है और ईरान उसको छोड़ेगा नहीं आने वाले समय में ये रहा तो। बिल्कुल जी। मनोज कुमार, आप क्या कहना चाहोगे? प्रोफेसर मनोज कुमार, जैसे कि अभी सावरिया जी ने भी बात करी, अभी जो सिचुएशन है फिलहाल लग नहीं रहा कि अमेरिका भी पीछे हटेगा, ईरान भी पीछे हटेगा, क्योंकि अमेरिका ने हमला किया, ईरान का यही बयान था कि शुरू आपने किया लेकिन खत्म तो हम ही करेंगे। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं कुछ नजर आ रहा है कि बातचीत से कुछ हल निकल जाएगा, या फिर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा? देखिए, ट्रंप के आने के बाद से जिस तरीके से पूरे वैश्विक राजनीतिक में आप देख सकते हैं कि जो उथल पुथल मचा हुआ है, और वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में भी, अमेरिका में भी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। और आज उसका भी एक कारण है जिसके चलते उन्होंने ईरान पर अटैक किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में उनका जिस तरीके से सपोर्ट सिस्टम कम होते जा रहा है, और ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकन आर्मी बेस पे जो अटैक किया, खास करके मिडिल ईस्ट के जो 8 देश की बात जो सवारिया जी कर रहे थे, वो बिल्कुल उसमें कहीं न कहीं इन्हें बढ़त मिल गई है। क्योंकि अमेरिकन अपने इंटरेस्ट को लेके और खास करके अपने डिफेंस सेक्टर्स पे अगर किसी भी तरीके का अटैक होता है तो वो उसका बदला जरूर लेते हैं, और चाहे वो किसी भी लेवल पे जाए। तो ये मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले समय में यूएस की कांग्रेस ट्रंप को एक तरीके से फ्री हैंड दे देगी, और उसके बाद से ये गतिरोध और तेज होगा, और जो अटैक है ये शायद हो सकता है कि और तेज बढ़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से खोमेनी के जाने के बाद से, क्योंकि खोमेनी एक इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडर थे, और उनकी मुस्लिम वर्ल्ड में उनकी एक अपनी पहचान थी, और उनके एक फॉलोअर्स भी थे। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ईरान में 2 ग्रुप्स हैं वहाँ पे, एक ग्रुप जो कि खोमेनी के सपोर्ट में है, और एक है जो उनके खिलाफ में। क्योंकि अगर आप पिछले 37 साल का इनका शासनकाल देख लीजिए, तो जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं
के साथ जिस तरीके से एट्रोसिटी की है, जहां पे माइनॉरिटी के साथ जो एट्रोसिटी की गई है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के नाम पे, वो कहीं ना कहीं वो ईरान की जो एक हिस्टोरिकल जो सिविलाइजेशन है उसको प्रमोट करने के लिए जो आज का जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ खड़ा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका वहां पे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है। अब इसमें कितनी हद तक सफलता मिलती है, क्योंकि खोमेनी तो जा चुके हैं और उसके बाद से उनके जितने भी सेकंड लीडरशिप कमांड्स हैं, मुझे लगता है कि जब तक अमेरिका अपने इंटरेस्ट को वहां पे स्थापित नहीं कर लेता है, जब तक वो अपने अनुकूल वहां पे शासन सत्ता को बैठा नहीं लेता है, तब तक ये अटैक करते रहेगा। क्योंकि आज अमेरिका के सामने वही स्थिति है, वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जिस चीज के लिए वो कितने दिनों से इसकी जो तैयारी चल रही थी, अब जाके उन्हें सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि इस मौके को अमेरिका और इजराइल बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहेंगे कि वहां पे किसी भी तरीके से एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण समय आने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के देश में जितने भी देश हैं उन सबकी अर्थव्यवस्था एनर्जी सेक्टर्स पे टिकी हुई है, जबकि ईरान और उसका जो खास करके मिडिल ईस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से प्रोडक्शन है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं निकल के आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक चुनौती है पूरा वैश्विक राजनीति के लिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल भी अभी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल बातचीत से कोई भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी बात हम करते हैं ये जो पूरी वॉर सिचुएशन हो रही है, भारत की बात करें, इस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कल मार्केट खुल रही है, गोल्ड और चांदी के प्राइस आपको क्या लगता है कहां तक जा सकते हैं? ऑयल की स्पेशली बात करें, क्योंकि ऑयल का जो बिजनेस है वो सीधा गल्फ कंट्रीज के साथ होता है, ये कहां तक पहुंच सकते हैं ये प्राइसेस? मार्केट का क्या हाल होगा, अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा इसके बाद? नहीं, बिल्कुल प्रीत जी, अर्थव्यवस्था का तो इस 2 दिन की लड़ाई से बहुत ही आत्मघाती बात मैं कह रहा हूं। मार्केट बहुत बुरी तरह से बेहोश हो जाएगा और गोल्ड की प्राइसेस वही है कि बहुत आगे तक जाएंगी। बाकी जिस तरह से खाली गोल्ड और इसकी नहीं, जो पूरा विश्व में जिस तरह से एनर्जी का क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि अगर ये युद्ध और भी थोड़ा लंबा चल गया, देखिए ये युद्ध कोई विश्व युद्ध में तो बदलने वाला नहीं है, जैसी आशंका लगती रहती है। सब लोग मेरे दूसरे चैनल पे पूछ रहे थे क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में मिल जाएगा? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। बिकॉज देखिए, अमेरिका ने तो जो डोनाल्ड ट्रंप को जो चाहिए था वो उसने अपना काम कर लिया, बट यहाँ पे इजराइल जो है वो चाहता है कि हर हालात में, क्योंकि इस वक्त उसको अमेरिका का बिल्कुल एक्टिव हाथ मिला हुआ है, वो चाहता है कि ईरान को मैं नास्ते नाबूद कर दूं, इसमें सत्ता का परिवर्तन कर दूं और सत्ता उस वो रिजीम आ जाए जो इजराइल की तरफ जो है बहुत सहानुभूति रखता हो या बहुत ही ज्यादा उसकी तरफ दुश्मनी ना रखता हो। अदरवाइज इजराइल ने तो ठान के रखी हुई है कि इसको ईरान को मैं खत्म कर दूं, वरना तो मुझे लगता है कि 2 टुकड़े वो करने में सक्षम है। तो जो जिस तरह से शेयर मार्केट और इकोनॉमिक, वर्ल्ड की इकोनॉमिक में कहना चाह रहा हूँ, हर एक कोई सफर करेगा इस युद्ध के साथ में, लेकिन ये युद्ध बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो भी मोटिव था को खोमेनी को मारना चाहते थे। और आज स्टेटमेंट जिस तरह से आया ट्रंप का कि वो बातचीत कर लेगा, रिजीम चेंज करने के लिए, पॉलिटिकल चेंज करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त इजराइल बिल्कुल डटे हुए हैं कि यही मौका है, यही राइट टाइम है कि मैं पूरा का पूरा बदला इनसे ले लूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब शक्तियों को बता देना चाह रहा हूं कि ईरान ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली है, और जबकि उनका रिलीजियस लीडर मार दिया गया है, उसकी पूरी फैमिली को नष्ट, उसका बेटा, उसका दामाद, उसके सारे सिपाही सालार मार दिए गए हैं, तो ये फिर जो बदला लेने की भावना ईरान में बहुत तेजी से है और वो ले रहा है। 9 जगह पे तो अटैक कर ही चुका है, और इस तरह से वो मिडिल ईस्ट का जो वॉर है थोड़ा एस्केलेट हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर होने का कोई भी चांस नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल ये राहत की बात है कि कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। मनोज कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी बात की है सावरिया जी ने कि कहीं ना कहीं हल दिख रहा है कि
बातचीत हो जाएगी। जैसे कि खामनेई को मारा अमेरिका ने, उसके बाद अमेरिका और इजराइल को यही था कि ईरान पीछे हट जाएगा, पर अभी भी ईरान का पीछे हटने का इरादा नजर आ नहीं रहा। ईरान जो है वो हार मानने वाला नहीं नजर आ रहा कि वो हार मान लेगा। देखिए, ईरान ऑब्वियस है कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है, और अगर हम देख लें तो आज जिससे उलझ रहा है वो या जिससे लड़ाई लड़ रहा है वो वर्ल्ड का सबसे सुपर पावर देश है हर मामले में। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ वहां पे लड़ नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए विश्व के जितने भी देश हैं कोई भी उसके साथ खड़ा होते हुए दिख नहीं रहा। आप देख सकती हैं कि तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है पूरे विश्व राजनीति के लिए कि आपको लड़ाई अपने कंधे पे ही लड़ना है और अपने क्षमता के हिसाब से लड़ना। तो मैं जो देख रहा हूँ उसमें से वो कहीं बहुत ज्यादा दिन तक ईरान टिक नहीं सकता। अब रही बात कि जिस प्रकार से ईरान ने पिछले 40 वर्षों से इस्लामिक क्रांति के नाम पे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार का एट्रोसिटी किया है उसका कहीं न कहीं खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। और नो डाउट इसको कोई भी सभ्य समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये 37 साल के बाद से ये इजराइल और अमेरिका को मौका मिला है वहाँ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने का। तो मुझे लगता है कि ये लोग करके ही रहेगा। और रही बात इसमें जो आपने भारत का जो पक्ष पूछा, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहूंगा कि आज भारत 2014 के बाद से जिस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसीज को मोदी जी के नेतृत्व में जो एक दिख रहा है, चेंजिंग दिख रहा है, और अभी जिस प्रकार से मोदी जी इजराइल के कांग्रेस संसद में जाके जो स्पीच दिए, उस स्पीच को अगर आप ध्यान से सुनिए तो एक तरीके से भारत ने बिल्कुल स्पष्ट अपनी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इजराइल के साथ बहुत सारे बायलैटरल रिलेशंस किए हैं, चाहे डिफेंस का मामला हो या टेक्नोलॉजी का मामला हो। और इवन उन्होंने 26/11 की भी बात की, और खास करके जो उनका वहां पे जो हमास के द्वारा जो अटैक किया गया था उसको भी जिक्र किया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत ने भी अपनी एक रणनीतिक चेंज करते हुए अपने फॉरेन पॉलिसीज में कि जो भी हमारे इनोसेंट जो सिविलियंस को, चाहे किसी भी तरीके कोई भी ग्रुप हो, अगर उस पर कहीं से भी आक्रमण या अटैक करता है तो उसको हम लोग जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज क्लियर है। अगर आप इसका डॉट अगर आप मिलाए तो आपको पता लगे कि भारत का पोजीशन क्या है। तो मैं जो देख रहा हूँ उसमें ही देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल मिल के वहाँ पे एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और ये जो भी उनके जो सेकंड लीडरशिप या थर्ड लीडरशिप कमांड है वो जब तक रिटेलिएट करेंगे ये लोग उस पर अटैक करते जाएंगे। और नो डाउट आने वाले समय में अमेरिका का जो जनमानस है, और खास करके जो वहाँ कांग्रेस है, जब उनकी अपने इंटरेस्ट की बात आती है तो वो सारे सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो वही स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि अब एक तरीके से ईरान, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप देखिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और भारत ने जिस तरीके से ईरान के साथ इकोनॉमिक डील किया था, और खास करके चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए जो काम कर रहा था, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन ईरान भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के साथ चला गया, वो चाइना के साथ चला गया। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ से पूर्ति हो रही है। तो अगर इस तरीके से आप देखिए तो जो जियो पॉलिटिक्स है वो एक बदलते हुए स्वरूप में जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें जो भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे हर 5 साल में चुनाव के द्वारा, मैंडेट के द्वारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे आगे है, और नेशनल इंटरेस्ट के ध्यान में रखते हुए ही जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसको पूरा करने के लिए अभी की जो वर्तमान सरकार है वो काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो वैश्विक राजनीति में जो उथल पुथल जो मचा हुआ है ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि जो उनका जो गोल था, जो उनका मोटिव था अमेरिका और इजराइल का, उन लोगों ने उसको प्राप्त कर लिया है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा सावरिया जी, जैसे अभी बात करी कि भारत कहीं ना कहीं, स्पेशली अभी मैं थोड़े लोगों की बात करना चाहूंगी, क्योंकि भारत ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी जो लोग ईरान में फंसे हुए थे कि वो लोग वापस आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से ही उम्मीद थी कि ये वॉर होगी। पर इसके साथ ही ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान जो है वो दुबई में भी हमला कर देगा, या फिर और कंट्रीज पे भी हमला कर देगा। तो अभी क्या स्टेप होगा भारत का, क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई में भी रह रहे हैं, अबू धाबी में भी रह रहे हैं, और कंट्रीज जहां जहां ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं वहां पर भारतीय लोग रह रहे हैं, उनको कैसे सेव करेगा भारत? बिल्कुल प्रीत जी, देखिए अभी जैसे कि इस युद्ध से 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री उनकी पार्लियामेंट में भाषण दे करके आए हैं, और ये एडवाइजरी ऑलरेडी भारत सरकार ने इशू की हुई थी, और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार का आ चुका है कि हम कंस्ट्रेंट चाहते हैं इन सब लोगों के द्वारा
क्योंकि सिविलियन डैमेज को रोकना हर हालत में रोकना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने उनके पार्लियामेंट से कहा है कि आतंकवाद चाहे वो किसी भी रूप में हो उसको खत्म करना चाहिए। अब ये बात ऐसी है कि जितने भारतवर्षीय ईरान में कितने सारे करोड़ के आदमी जी सावरिया जी, जी सावरिया जी थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। अभी की बड़ी खबर, खामनेई के घर पर हमले का वीडियो जारी। जी हां, खामनेई के घर पर हमले का वीडियो जारी हो गया है। वीडियो सामने आ गया है खामनेई के घर पर जो हमला किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो उस हमले की तस्वीरें। एक बड़ा धमाका किया गया खामनेई के घर पर। टीवी स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है। खामनेई के घर पर हमले का वीडियो जारी हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से खामनेई के घर पर हमला किया गया, एक धमाका किया गया, जिसके बाद खामनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी मारे गए। आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई थी। खामनेई के साथ साथ उनके बेटी, दामाद, पोती और बहू भी मारे गए। जी सावरिया जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी अभी हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें खामनेई की बेटी, उनकी दामाद, पोती और बहू भी मारे गए। इसके बाद खामनेई की मौत के बाद साथ उनके जो भी सपोर्टर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, वहां पे भी प्रदर्शन शुरू हो गए। अलग अलग कंट्रीज में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जो भी खामनेई के सपोर्टर्स थे, अभी पाकिस्तान की बात ही कर लें, वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया। फिर पाकिस्तान सुरक्षा बलों की तरफ से, सुरक्षा बलों के जो जवान थे उनकी तरफ से गोलीबारी भी की गई, बहुत सारे प्रदर्शनकारी भी मारे गए। अब ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे मामले में, क्योंकि ईरान हो चाहे बाकी गल्फ कंट्रीज हो, पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान के सारे ही गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे टर्म्स रहे हैं हमेशा से। बिल्कुल, पाकिस्तान के अच्छे टर्म पे तो मुझे हंसी आ रही है प्रीत जी, बट हाँ, गल्फ कंट्री हमेशा उसके कटोरे में कुछ ना कुछ डाल देते हैं। आज जिस तरह से पाकिस्तान में अनरेस्ट हुआ और उन्होंने यूएन ऑफिस के ऊपर तोड़फोड़ की, मुझे अचंभा लग रहा है कि पाकिस्तान सरकार को चाहिए था, पाकिस्तान आर्मी को चाहिए था कि वो जाके इस्लामाबाद में करते, यूएन सिक्योरिटी के जो छोटे छोटे ऑफिस है उन पे क्या अटैक करते। अब पाकिस्तान बिल्कुल चुप बैठा हुआ है किसी भी तरह से। देखिए, वो ईरान के जो खोमेनी की जो डेथ हुई है वो मुस्लिम लीडर थे, और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, उन 52 कंट्रियों में से है जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई खुल करके पाकिस्तान ने ईरान का कोई हेल्प नहीं किया, सिर्फ यूएन स्टेट के जो 2 ऑफिस है वहां पे अटैक किया है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इस्लामिक जो फंडामेंटलिज्म है, जो टेररिज्म का घर है, वो उस वक्त से उसको खात्मे नास्ते नाबूद कर देना बहुत जरूरी है। लेकिन उसका तरीका एक वन मैन शिप वाली पॉलिसी के द्वारा नहीं होना चाहिए जो ट्रंप ने अभी लेके रखा हुआ है। बट जिस तरह से ये हालात बढ़ रहे हैं, आगे एस्केलेट हो रहे हैं, अब भारतवर्ष की चिंता है कि मैंने जैसे बताया कि मेरे चंडीगढ़ से हर रोज 200 आदमी दुबई जाते हैं। दुबई का एयरपोर्ट
इतना व्यस्त दुबई है कि 2000 फ्लाइट वहाँ हर रोज उड़ती हैं, सारे वर्ल्ड से लोग वहाँ आते हैं जाते हैं। अब हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है, हमें जहाँ जहाँ हमारे सिटीजन रह रहे हैं उन कंट्री को भी हमें गुस्सा नहीं कराना है, उनके साथ भी विरोध नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें सपोर्ट चाहिएगा उन कंट्रियों का भी। हमारे अगर हालात ऐसे आ गए कि हमें हमारे सारे सिटीजन को लेके वापस आना है और हम सक्षम हैं। भारतवर्ष की सरकार का ये टेस्ट हो चुका है बहुत बार, लेकिन अब की बार क्योंकि 9-10 कंट्रियां उधर हैं और ईरान में खुद ही 1 करोड़ भारतीय फंसा हुआ है और सब तरह से रास्ते बंद हो गए, एयर स्पेस बंद हो गए हैं। तो ये देखते हुए हमें कोई ऐसा स्टेप, भारत सरकार में हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही परिपक्व है, बहुत ही सुलझी हुई है। हम किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे जिससे मैं ईरान से भी लड़ाई कर बैठूं, इराक दुबई, क्योंकि हमें अपने जो नागरिक है वो बहुत प्रिय हैं। और अगर ये युद्ध चलता रहा तो अगर कुछ दिन चला तो चल नहीं पाएगा मुझे लग रहा जिस तरह। लेकिन अमेरिका का मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका एक बार ठान लेता है कि मैंने फला को मारना है, तो पिछली हिस्ट्री भी बता रही है, और वो उठा के वो उसको मार देता है। या वेनेजुएला की तरह से देखिए, सोते हुए प्रेसिडेंट को उठा के ले आता है, तो इसका मतलब उसकी जो एजेंसी है प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को उठा के ले आके बंदी बना देता है। इसका मतलब उसकी डिटेक्टिव एजेंसियां उन कंट्रियों के अंदर घुस करके वीक पॉइंट्स पे ऑलरेडी बैठी हुई होती हैं। लेकिन भारतवर्ष इस वक्त बड़ी संतुलित तरीके से अपने इंटरेस्ट को, देखिए ये पड़ोसी जो है उनके साथ पॉलिसी बदलती रहती है, बट जो अपना इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो सबसे सर्वोपरि रहता है और हमारी भारत सरकार के लिए वो सर्वोपरि है। और हालात अगर आई तो हमारे भारत के सारे नागरिकों को इन सारे कंट्री से जहाँ जहाँ खतरा होता है हम वापस लाने में सक्षम हैं। जी जी जी, एपी सावरिया जी, प्रोफेसर मनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।